क्या किया जा सकता है? देखिए हुसैन साहब, मैं एक बात बताता हूँ कि ये ना मज़हब तो बहुत दूर की बात है, और ये आयशा जो है ये तो एक सिंबल है। बिल्कुल ऐसी करोड़ों आयशा हैं, और मुझे तो यानी लानत है ऐसे मर्दों पर, यानी जो मर्द औरत पर जुल्म करता है, जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है, जो मर्द औरत से पैसा तलब करता है, जो मर्द औरत से दहेज लेता है, वो मर्द नहीं है, नामर्द है। नामर्द है यानी जब ये मर्द ही नहीं है तो फिर वो काय का मुसलमान और काय का हिंदू। यानी ऐसे नामर्द हमारे समाज में घूम रहे हैं अभी भी, और ये कानून है हमारे मुल्क में दहेज के खिलाफ, लेकिन फिर भी रोजाना हम देखते हैं कभी कोई बच्ची बेचारी सुसाइड करती है डूब कर, कोई जल कर, रोजाना हम देख रहे हैं। ये माइंडसेट का सवाल है, और मैं ये कहूंगा कि ये वो उस घर की पैदार, यानी ये आरिफ नहीं है, ये आरिफ के घर से उसको जो मिला था, इसलिए कि ये आरिफ की मजाल नहीं है कि अगर उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देते तो ये नहीं करता। और उसमें क्या है मैं बताऊं कि ये माँ बाप और उसमें वो औरत, जो औरत सास बनी हुई होती है, ये औरत उसका दोहरापन है, यानी बेटी के लिए अलग मयार और वो बहू जो आती है उसके लिए अलग मयार। अरे अल्लाह के बंदो, कम से कम इतना समझो कि वो जो बेचारी अपना सब कुछ छोड़ के आई है, वो अपना घर बार छोड़ के आई है, अपने तहजीब और तमद्दुन को छोड़ के आई है, तेरे घर में आई है, तुम उसके साथ ताना तिशनी करते हो, उस पर जुल्म करते हो, उस पर हाथ उठाते हो। अरे यार कौन से मर्द हो तुम? ये तो जानवर शर्माए वो हरकतें हमारे समाज में होती हैं, और ये शुरुआत करती है वो औरत जो सास बनकर अपनी बहू को बेटी नहीं समझती। और यहां एक और बात है कि लोग नमाज पढ़ने को दीन समझते हैं, रोजा रखने को दीन समझते हैं, हज में जाने को दीन समझते हैं, उम्रे पे उम्रा करते हैं, लेकिन औरत के साथ जो घर में आई है उसको इज्जत की जिंदगी देना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, उसको ये लोग दीन नहीं समझते। अरे मेरे भाई, वो तेरे नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि वो औरत जो लड़की तेरे घर में आई है उसके साथ वो इज्जत का मकाम देना, उसको वो ज्यादा बड़ी नेकी और दीनदारी है। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन फिरंगी महली साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं लखनऊ से। मौलाना साहब, आपने जो है एक ऐलान किया, आपने खत भेजे तमाम मसाजिदों के आलिमों को कि मस्जिदों से इस बात का ऐलान हो, नमाजों से पहले खुतबों में ये बात कही जाए, दहेज को लेकर लोगों को आगाह किया है आपने। लेकिन आप सबसे पहले जरा ये समझाइए खालिद रशीद फिरंगी महली साहब कि इस्लाम के नजदीक, दीन के नजदीक दहेज की क्या हैसियत है, दहेज को लेकर के क्या कहता है इस्लाम? देखिए, मज़हब इस्लाम में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ़ अल्फाज में बात इरशाद फरमाई है कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है, तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है जिसका कि सलूक अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा है। यानी पैगम्बर इस्लाम ने उस शख्स को सबसे अच्छा इंसान करार दिया जिसका कि व्यवहार, जिसके कि मामलात अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छे हैं। ये एक पैमाना मुकर्रर कर दिया गया कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना है, और बीवी के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करना शौहर की बुनियादी जिम्मेदारी है। जहेज़ का मुतालबा करना मज़हब इस्लाम में, इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुकम्मल तौर पे नाजायज़ है और हराम है। और जाहिर सी बात है किसी भी मर्द को ये उसकी मर्दानगी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो किसी के आगे भी हाथ फैलाए, ना चाहिए कि अपने बीवी के आगे अपने ससुराल वालों से ये मुतालबा करे कि उसके ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, उसको फला फला चीज़ दी जाए। तो इसीलिए मैंने हम लोगों ने तमाम मसाजिद के इमामों से अपील की है कि अब की जुमे से हर जुमे के खुतबे में जो मज़हब इस्लाम में इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं, जो मियाँ बीवी के हुकूक़ हैं, जो मियाँ बीवी के एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदारी हैं, उनको वाज़े करें, क्योंकि जुमे का खुतबा एक ऐसा ज़रिया होता है जिसमें ज़्यादातर मुसलमान मस्जिद में जमा होते हैं और बहुत ही रिलीजियसली जो बात कही जाती है
उसको सुनते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीक़े का अफसोसनाक वाक़या दोबारा न दोहराया जा सके, कोई भी दूसरी आयशा जैसा वाक़या ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस बात का भी अहद करें कि ना हम अपनी बच्ची के शादी में जहेज़ दें और ना अपने लड़के के शादी में जहेज़ लें, बल्कि जहाँ कहीं भी किसी भी निकाह में कोई भी जहेज़ का मुतालबा करे तो जो भी निकाह पढ़ाने जाए उसको चाहिए कि उसकी मुखालफत करें और इस बात को आया करे कि फला सोसाइटी में कि फला शख्स ने जहेज़ की डिमांड की है। खालिद रशीद साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आयशा के बाद क्या ये नींद टूटी है या इससे पहले से आप लोग इस पर काम कर रहे थे? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन जरा चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा एक बार फिर से हम आयशा की आखिरी बातों को सुन लेते हैं। जब आयशा अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही थी, वो किस तरह के हालात से जूझ रही थी, वो कितना अंदर से टूट चुकी थी, कितना बिखर चुकी थी, उसके साथ जो कुछ हो रहा था, जो कुछ घट रहा था, वो सब कुछ उसने उस दिन वीडियो के जरिए पूरे दुनिया को बताया, सबको बताया कि कैसे वो एक रिश्ते के जाल में उलझ चुकी है और आखिरकार उसने खुदकुशी का फैसला किया। वो वीडियो देखिए पहले आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। आप देख रहे हैं आयशा की ये बातें सुन करके उनके पापा, उनके बाबा लियाकत साहब किस तरह से अब भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। हमारा मकसद कतई लियाकत साहब को परेशान करना नहीं है, लेकिन हम उस मक्कार और फरेबी समाज को आईना दिखाना चाहते हैं। आयशा की ये आवाज़ उन तमाम हैवानों के लिए एक आईने की तरह से है। वो समझें कि बेटियां हमारे समाज में जब तक बेटी होती है तो उसकी क्या हैसियत है और जब वो बहू बनती है तो हम उसके साथ कैसा रवैया और कैसा सलूक अपनाते हैं। लियाकत साहब, पहले तो ख़ुद को संभालिए। एक बहुत बड़े काम की शुरुआत अब आपने की है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं है। इस तकलीफ़ को आप बर्दाश्त कर रहे हैं और ये सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा वो तकलीफ़ आपकी ज़िंदा हो जाती है। मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा मकसद इस कार्यक्रम का, इस शो का यही है कि हम अब किसी और बेटी को इस तरीके से मौत के मुंह में जाने से बचाएं। आप आयशा के बारे में कुछ और बताना चाहें? वो वाक़या कब ऐसा घटा जिसके बाद से आयशा की ज़िंदगी में आपको लगा कि ये दहेज की लानत शामिल हो गई है? आरिफ जो उसका शौहर रहा, उसने कब इसकी शुरुआत की? शादी के कितने दिन बाद इस तरह के हालात बनने लगे? तरह के हालात तो सर वो पहली बार गई तभी उससे बनने लग गए। सबसे पहले तो क्या है कि उस लड़के का अफेयर था, फिर उसकी कोई वीडियो में चैटिंग वेटिंग थी, मुझे तो नहीं पता क्या कहते हैं। मेरी बच्ची ने वो पढ़ लिया था और उसके सास ससुर को बताया कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत थी उनकी,
और हमारे समाज की थी, तो उनके माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया और हमारे माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया। तब ये तीसरी कौन है? तो उसके माँ बाप ने सख्त कदम नहीं उठाए और उसका ईगो हर्ट होने लग गया। बस उस दिन से ये सारी घटनाएं शुरू कर दी उन लोगों ने। टॉर्चर करना, पैसे मांगना, तेरे बाप के वहाँ से क्या लाएगी, ये सब शुरू हो गया सर। जफर खान पठान साहब, आयशा के इंसाफ की जो मांग है वो अभी कहां तक पहुंची है? केस कहां तक पहुंचा? आयशा के जो तोहमतदार है आरिफ खान पठान को कल पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने 1:30 पर अरेस्ट किया परसों, और कल नामदार कोर्ट के अंदर नामदार कोर्ट में हाजिर करा और 5 दिन के रिमांड की मांग की। तो उसमें जो आईओ है देसाई साहब, उन्होंने रिमांड के अंदर मांगा कि आयशा का जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो आयशा ने आरिफ को भेजा था, आरिफ ने वो वीडियो किस को वायरल किया है, वो वीडियो के अंदर कोई छेड़छाड़ की है कि नहीं की है, वो वीडियो के अंदर उसने किसी को और भेजा है, वो तपास वो मांगा। और आरिफ रिमांड के अंदर पुलिस को साथ सहकार देता नहीं है और आरिफ ने जो मोबाइल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसने पुरावे का नाश कराया है। उसके मुताबिक रिमांड मांगा था 5 दिन का, तो नामदार कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया है। अभी आरिफ जुडिशल पुलिस कस्टडी के अंदर रिमांड पर है। तो आयशा को इंसाफ मिले, इस पर हमारा एक कार्यक्रम जारी है। आयशा ही क्यों, तमाम बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए और कोई बेटी दहेज की बलि ना चढ़ जाए, ये कोशिश, इस तरह के एक आंदोलन का हमें आगाज करना है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी खबर पर। और आगे क्या है खास वो भी आपको बता दें। 12 बजे जलगांव की बेटियों को इंसाफ दो ठाकरे सरकार।